हाय एवरीवन, दिस इज अचिता एंड यू आर वाचिंग ह्यूमैनिटीज़। और हम आज हमारा क्लास 12th जो सिविक्स की फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका जो 6th चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसका एक बेसिक इंट्रो यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ द यूएन। यूएन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो उसके बारे में जानेंगे। तो यूएन के इवोल्यूशन से पहले हमें कुछ इसके पीछे की जो इसका जो बैकग्राउंड है उसको समझना पड़ेगा। देखो, हम सभी को पता है कि हमारी हिस्ट्री में 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ 1914 to 18, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हमारा लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। लीग ऑफ नेशंस ये बना कब, 1929 में, ठीक है। 1929 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। कब, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि इन फ्यूचर कभी भी अब ऐसा वॉर ना हो, आगे कोई वॉर ना हो, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, लेकिन लीग ऑफ नेशंस बना का बना रह गया। और क्या हुआ कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ड्यूरेशन क्या हमारी 1939 to 45, है ना। तो ये क्या हुआ कि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया दोबारा से, है ना। लीग ऑफ नेशंस बना रह गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो जिस काम के लिए लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया वो तो हो नहीं पाया, है ना। तो इसी को देखते हुए ऐसा सोचा लोगों ने, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, उन्हें ये लगा कि मतलब हमें लीग ऑफ नेशंस से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, जो कि इन फ्यूचर ऐसे वॉर्स को प्रिवेंट कर सके, रोक सके, ठीक है। तो उसी के चलते क्या हुआ कि यूएन वॉज फाउंडेड एज द सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। यूएन को बनाया गया, कब बनाया गया, तो 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन को एस्टैब्लिश किया गया, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई, ठीक है। और ये किसके रूप में की गई, तो सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, मतलब लीग ऑफ नेशंस की जगह पे उसी के सक्सेसर के, उसके उत्तराधिकारी के रूप में किसको बनाया गया, तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशंस जो है, इसका क्या ऑब्जेक्ट था, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे यूनाइटेड नेशंस को एस्टैब्लिश करने के, सेटअप करने के। तो सबसे पहला था टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। अब क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो बड़े लेवल पे। भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में स्टैब्लिश किया गया था, तो इन फ्यूचर ऐसा वर्ल्ड वॉर ना हो, पहली चीज़ इसको प्रिवेंट करना। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे जो छोटे मतलब जो भी अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो वॉर चलते रहते, कभी कभी जैसे अभी इंडिया और चाइना का ही होने वाला था, है ना, अभी रसिया और यूक्रेन का, है ना, देख सकते हैं लोग। तो ऐसे वॉर्स को मतलब ऐसे वॉर्स को प्रिवेंट करना, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना सबसे पहला इसका उद्देश्य। सेकंड क्या था, टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग द स्टेट्स। स्टेट जो है यहाँ पे, ये स्टेट जो है कंट्रीज़ के लिए आया है। इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज़ होती हैं उनको स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग द स्टेट्स। इसके अलावा जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ाना, सहयोग बढ़ाना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य। और थर्ड जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, इफ वॉर ब्रोक आउट, अगर मान लो कि वॉर हो ही जाता है, ठीक है, तो इसकी क्या कोशिश रहेगी, टू लिमिट दी हॉस्टिलिटीज, कि मतलब जो क्षति होती है, जो वॉर से होने वाला जो नुकसान है वो कम से कम हो, ऐसा इसका उद्देश्य है यूएन को बनाने का, ठीक है। जो मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ पार्ट्स ऑफ यूएन। यूएन के कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रिंसिपल ऑर्गन्स में सबसे पहला ऑर्गन है आपका जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जिसको कि आप कह सकते हैं, अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखो, जब यूएन को बनाया गया ये 24 अक्टूबर 1945 को, तब यहाँ पे इसकी जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, 51, ठीक है। 51 जो थे इसके मेंबर्स थे। जब इसको सेटअप किया गया तो इसके जो मेंबर्स थे वो कितने थे, 51 मेंबर्स थे, और जिनमें से इंडिया भी एक था, ठीक है। मतलब इंडिया इसके जो फाउंडर मेंबर्स थे उनमें एक था, इंडिया भी उनमें से एक था, मतलब 51 में से इंडिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अभी अच्छा
प्रेजेंट में इसके कितने मेंबर्स हैं? तो प्रेजेंट में इसके मेंबर्स हैं 193, ठीक है, 193 अभी इसके प्रेजेंट मेंबर्स हैं। और जो जनरल असेंबली है, ठीक है, इसके भी 193 मेंबर्स होते हैं। मतलब है कहने का कि जितने भी सदस्य राष्ट्र यूएन के मेंबर्स होते हैं वो सब जनरल असेंबली के भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और सभी का एक एक वोट होता है। जब भी यहाँ पे कोई इलेक्शन होता है तो सभी का एक एक वोट सभी को मतलब देने का राइट रहता है, सभी एक एक वोट दे सकते हैं। अब जनरल असेंबली को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे इसको आप कह सकते हैं विश्व संसद, वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह आप समझ सकते हैं। जैसे इंडिया में है पार्लियामेंट, तो उसी तरह इसको आप वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह समझ सकते हैं कि जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, सबका एक एक यहाँ पे सदस्य होता है और सभी को एक एक वोट देने का राइट होता है, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है, तो यहाँ पे जनरल चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ये एक मंच प्रदान करता है किसके लिए? जो भी इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं उनके डिस्कशन के लिए, ठीक है। सेकेंड है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये बहुत ही इसका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल जिसको कि सुरक्षा परिषद बोलते हैं, और सुरक्षा परिषद में क्या होता है, तो इसमें होते हैं 15 मेंबर्स, 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 15 मेंबर्स में 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है? तो यहाँ पे है आपका ब्रिटेन, ठीक है, रूस, फ्रांस और अमेरिका, चाइना, ठीक है। ये तुम्हारे जो 5 इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं, परमानेंट सदस्य राष्ट्र हैं जो, वो हैं 5, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक है। और ये बहुत ही पावरफुल हैं जो इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनको वीटो पावर मिला होता है। जैसे अभी कभी भी इंडिया को लेकर की बात अभी भी चल रहा था कि इंडिया को भी परमानेंट मेंबर्स या जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी अब संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो इस पर जब भी कभी वोटिंग होती है तो वोटिंग में अगर इन 5 में से किसी एक ने भी वीटो लगा दिया, ठीक है, वोट देने से मना कर दिया, वीटो लगा दिया, तो वीटो पावर का अगर यूज कर लिया तो फिर कोई भी इनका जो फैसला होता है वो नहीं लिया जा सकता, मतलब डिसीजन जो है वो नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, चाइना कभी भी इंडिया के लिए सपोर्ट नहीं करता है और वो हमेशा क्या करता है, हमेशा वीटो का यूज करता है अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। और इसमें जो है 5 तो हो गए आपके परमानेंट मेंबर्स। अब यहाँ पे 10 होते हैं जो मतलब जो अस्थायी इनके सदस्य होते हैं, अस्थायी मेंबर्स भी होते हैं, वो होते हैं कितने, 10। और इनको कितने समय के लिए चूज किया जाता है, तो इनको चूज किया जाता है 2 साल के लिए, ठीक है। हर 2 साल में क्या होता है कि ये 2 साल के बाद में इसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो 1/3 मेंबर्स जो हैं वो हर साल हटते जाते हैं और जो ये इनके जो अस्थायी मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन चलता रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा होती है, जो हमारी राज्यसभा है, वहाँ पे वो हमारा स्थायी सदन ना, वो कभी भी क्या नहीं होता, मतलब कभी भी डिसॉल्व नहीं होता पूरी तरह से। तो उसी तरह से जो अस्थायी सदस्य हैं इनकी संख्या 10 रहती है, लेकिन मेंबर जो है वो 2-2 साल के बाद में बदलते रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, तो नेक्स्ट है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट क्या है? सेक्रेटरीट इसका एक वो कह लो प्रशासनिक अंग कह लो, एडमिनिस्ट्रेटिव, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, ठीक है। तो इसका सेक्रेटरीट का जो एक मुख्य सचिव होता है और बाकी के इसमें जो भी इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो कर्मचारी वर्ग, जो इनका जो काम करने वाले लोग हैं वहाँ पे, वो होते हैं इसमें सेक्रेटरीट में। और मुख्य सचिव जो है वो इस टाइम पे कौन है, तो एंटोनियो गुतरस हैं, जो कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं, में भी पुर्तगाल के हैं शायद, ठीक है, पुर्तगाली है वो। और जो कार्यकाल होता है जो मुख्य सचिव होता है उसका, वो 10 ईयर्स का होता है। वो अभी 1 जनवरी 1917 से 1 जनवरी 17 से हैं, ठीक है, 17 से हैं, तो अब वो 2017 से, तो अब वो 27 तक रहेंगे। उसके बाद में जो इनका नया जो भी कोई बनेगा वो नया बनेगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका कि मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है हेग में, ठीक है, हेग में है, जो नीदरलैंड से पड़ता है। और इसका जो काम है वो क्या है, तो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे जो भी झगड़े होते हैं उन्हें सुलझाने का काम है, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम क्या है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है इसमें सदस्य संख्या होती है 54। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल
54 मेंबर्स हैं, ठीक है, 54 मेंबर्स हैं। और इनका बेसिकली काम है क्या है, तो जो इकोनॉमिक रूप से जो पीछे हैं जो कंट्रीज़, उनको उनकी हेल्प करना, उनको इकोनॉमिकली हेल्प करना, ठीक है। और साथ ही साथ सोशल काउंसिल होता है जो सोशल रिलेटेड मुद्दे हैं, जैसे मानवाधिकार हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को इसके इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या होता है, इसको न्यास परिषद भी बोलते हैं हिंदी में। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम क्या था कि इसको बनाया गया था तब जब बनाया गया था 1945 में, तो इसलिए बनाया गया था कि जो कंट्रीज अभी भी फ्री नहीं हुई थी, मतलब तब तक फ्री नहीं हो पाई थी, तो उनको फ्री कराने का इसका मेन काम था। लेकिन अभी ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो फ्री ना हो, अभी तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज फ्री हो गई हैं, कोई किसी की कॉलोनी वगैरह है नहीं, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो एक तरह से इसका काम खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी अब इसकी अलग जिम्मेदारियां इसको दे दी गई हैं। जैसे जो पिछड़े हैं कंट्रीज़, जो मान लो बहुत लेटेस्ट हमारे जो फ्री हुए कंट्रीज़ हैं, तो उनकी व्यवस्था को बनाना, वहाँ पे चीज़ों में उनकी हेल्प करना, उनको इकोनॉमिक हेल्प करना, उनको जो भी चीज़ें चाहिए उनकी मदद करना, ये अभी ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा जो इसके 6 पार्ट्स हैं यूएन के, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। हाँ, अब एक चीज़ और है, हाँ, तो जो इसकी जो सदस्य संख्या है 193, ये कब से हुई है, तो ये हुई है 2011 से, ठीक है। जो लास्ट इसमें कंट्री ऐड हुआ है वो है सूडान यहाँ पे लास्ट ऐड हुआ, उससे पहले तक 192 थी, अभी 193 है। कब से हुई है, तो 2011 से, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी यूएन से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं, और आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो भी है इस चैप्टर में, वो हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा हाँ कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि यूएन है, तो यूएन का जो पूरा खर्चा है वो कौन, एक्सपेंसेस जो है वो कैसे इसके कौन उठाता है, तो जितने ये कंट्रीज़ हैं जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, ये सब मिल करके इसका खर्चा क्या करते हैं, उठाते हैं। एक्सपेंसेस मतलब उनका हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, तो वो है 0.08%, ठीक है, इतना कंट्री इंडिया करता है। अब अमेरिका कितना करता है, तो अमेरिका करता है 22%, मतलब सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है यूएन के लिए, तो वो कौन करता है, वो अमेरिका करता है। और इसका जो मुख्यालय है यूएन का, वो भी कहाँ पे है, वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो अब देखो, अब सबसे ज़्यादा इसलिए ऐसा कई बार ऐसा मतलब होता है कि एक विवाद होता है, कंट्रोवर्सी होती है, कोई बोलता नहीं है, लेकिन हाँ लोग ऐसा कह भी देते हैं कि यूएन और अमेरिका एक ही चीज़ है, मतलब जो यूएन का डिसीजन होता है वो अमेरिका से इन्फ्लुएंस होता है। तो देखो, ऐसा बेसिक सी चीज़ है कि जब हम किसी को खिलाएंगे, पिलाएंगे, पालेंगे, तो हम ये चाहेंगे कि वो हमारे हिसाब से काम करे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पे जब वो कंट्री कर रहा है 22%, अमेरिका अकेले इसका खर्चा उठाता है 22%, तो वो चाहता है कि जो भी निर्णय लिए जाएँ यूएन के, वो अकॉर्डिंग टू अमेरिका हो, मतलब जो यूएस है उसके अकॉर्डिंग हो, है ना, ये चीज़। और इसके अलावा चाइना भी काफ़ी अच्छा कंट्री करता है, जापान वगैरह भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, और इंडिया का तो काफ़ी कम है, लेकिन हाँ ये है कि रेगुलर है। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.8% है, लेकिन रेगुलर है। और इंडिया ने कई बार, देखो क्योंकि यूएन की अपनी कोई आर्मी नहीं होती है ना, लेकिन वो चाहे तो वो मान लो अगर इंडिया और चाइना का वॉर होता है और वो इंडिया की हेल्प करना चाहे, तो वो कहीं भी किसी भी अपने सदस्य कंट्री की आर्मी को बुलाएगी और उनको यहाँ पे भेज देगी इंडिया की तरफ से लड़ने के लिए। तो अपनी आर्मी तो नहीं होती है, लेकिन वो किसी भी कंट्री से आर्मी के लिए बोल सकता है कि हमें इतनी आर्मी भेजिए, हमें इसकी हेल्प करनी है ना। तो इंडिया कई बार मतलब इंडियन आर्मी कई बार यूएन की तरफ से जा चुकी है लड़ने के लिए। जैसे अभी जो गाज़ा पट्टी वगैरह वाला एरिया है, जो काफ़ी ज़्यादा आतंकवाद से ग्रसित रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा आतंकवाद वहाँ पे रहता है, तो ऐसे एरियाज़ में भी इंडियन जो आर्मी है वो जा चुकी है यूएन की तरफ से पीस कीपर्स बन के, मतलब शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, और नेक्स्ट जो भी चीज़ें हैं इस चैप्टर में वो हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, और अगर ठीक लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और थैंक यू वेरी मच।